नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज बंगाल में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, पुरुलिया में जनसभा को किया संबोधित, ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। बजट सत्र का 11वां दिन आज भाजपा ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। टीआरपी मामले में ईडी ने टीवी चैनलों की 32 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई कार्रवाई। देश में आज आए कोरोना के इस साल के सबसे ज्यादा मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,871 नए मामले आए सामने। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, 1-2 दिन में जारी होगी लिस्ट। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया है। बंगाल में चुनावों से करीब 10 दिन पहले पीएम मोदी की पुरुलिया में पहली रैली हुई। पीएम मोदी ने पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बंगाल के सियासी घमासान में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ममता सरकार की हार तय है, सरकार के गिनती के दिन बचे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में लगी है। पीएम मोदी ने पूछा कि दीदी, साल दर साल आप एक पुल भी नहीं बना पाए हैं और अब आप उद्योग और विकास की बात कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि माँ माटी मानुस की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा नहीं करती। यहाँ तो दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है। पीएम ने कहा कि आपका उत्साह दिखा रहा है कि टीएमसी की पराजय तय है। इस बार बंगाल के चुनाव में सिंडिकेट वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में कटमनी वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में तोलाबाजों की पराजय होगी। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरीके से समझ रही है। इसीलिए वो कह रही है, खेला हो जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो तो खेला नहीं खेला जाता दीदी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा बोले विकास होवे, दीदी बोले खेला होवे, भाजपा बोले विकास होवे, सोनार बांग्ला होवे। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे, विकास होवे, शिक्षा होवे, हॉस्पिटल होवे, स्कूल होवे, सोनार बांग्ला होवे। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल के तुष्टीकरण के बाद, लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं, ये हारने का डर है। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से ये सब करवा रही है। पीएम मोदी ने रैली के दौरान कहा कि 2 मई के बाद जब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का गठन होगा, हम ऐसी सुविधाओं का निर्माण करेंगे जो अवसरों की तलाश में लोगों को राज्य छोड़ने से रोकेगी। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े इलाकों के हमारे युवा भी रोजगार के अवसरों से जुड़ सके, इसके लिए कौशल विकास पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में एक बार फिर पिछले साल जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। 102 दिन बाद पहली बार देश भर में 24 घंटों में 35,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में स्थिति अत्यधिक गंभीर होती जा रही है और कई शहरों में सीमित लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़े हैं। इस साल पहली बार बुधवार को महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक 23,000 से अधिक नए केस मिले हैं। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में एक बार फिर पिछले साल जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। 102 दिन बाद पहली बार देश भर में 24 घंटों में 35,000 से अधिक नए मामले सामने आए। उधर पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज हुई रफ्तार ने भी चिंता बढ़ा दी है। गुजरात में बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद के सभी उद्यान और पार्कों को आज से अगले आदेश तक जनता के लिए बंद करा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि सरकार कुछ सख्त फैसलों पर विचार भी कर सकती है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राकेश चौधरी ने बताया कि जब से मामले बढ़े हैं तब से हमने और सख्ती बढ़ा दी है। मास्क नहीं पहनने पर हम 2000 का चालान काट रहे हैं और तुरंत मास्क भी दे रहे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक मिलने के केस और इससे जुड़े मनसुख हिरेन की मौत के मामले में जांच तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि इसमें जल्दी खुलासा हो सकता है। विस्फोटक मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और मनसुख की मौत के मामले की जांच एंटी टेररिज्म स्क्वाड कर रही है। एनआईए बुधवार रात सस्पेंड किए गए असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को थाने लेकर गई। वहाँ कई जगहों पर सीन रिक्रिएशन किया गया। देर रात एनआईए की 2 टीमों ने वजे के घर की तलाशी भी ली। इसमें कई दस्तावेज बरामद किए गए। उनकी सोसाइटी के लोगों से भी पूछताछ की गई।
इस मामले में जॉइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंद भरमबे और डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रकाश यादव का बयान भी एनआईए की टीम दर्ज करेगी। एनआईए यह जानना चाहती है कि किसके कहने पर वजह को स्कॉर्पियो मामले की जांच सौंपी गई थी। एनआईए भरमबे और यादव के बयान को काफी अहम मान रही है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमवीर सिंह के निर्देश पर वजह को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। ऐसे में जांच की आंच परमवीर सिंह तक भी पहुंच सकती है। उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि ज्यूरिडिक्शन नहीं होने के बावजूद सचिन वजह को क्यों यह मामला सौंपा गया। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन वजह ने ही अपने साथ काम करने वालों को अपनी सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज जब्त करने का आदेश दिया था। उनके कहने पर ही एपीआई काजी ने सोसाइटी के लोगों को लेटर लिखा था। सीसीटीवी नष्ट करने का आदेश भी वजी ने ही दिया था। यह अपना रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता था। मुंबई पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के प्रभारी रहे वजह को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वजह ने पूरी साजिश किसके इशारे पर रची, एनआईए इसकी जांच कर रही है। एपीआई रियाज काजी समेत कई पुलिसकर्मी वजह के साथ साजिश में शामिल थे या नहीं, इसकी भी जांच शुरू है। जल्द इस मामले में कुछ और लोगों के गिरफ्तार होने की संभावना है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मगुफली का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया है। उन्हें बुलडोजर निकनेम के नाम से जाना जाता था। उन्हें ये नाम उनकी नीतियों की वजह से मिला था। उनके निधन की जानकारी उपराष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने दी है। कुछ समय पहले तंजानिया के राष्ट्रपति को कोविड-19 से संक्रमित होने का संदेह जताया गया था। वो करीब 2 सप्ताह से अधिक समय से सार्वजनिक तौर पर देखे नहीं गए थे। इसीलिए इन आशंकाओं को बल मिला कि उनकी मौत की वजह कोविड-19 हो सकती है। हालांकि उपराष्ट्रपति ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि वो काफी समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। हासन ने लोगों से अपील की है कि वो अन्य देशों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दे। उन्होंने ये भी कहा कि यह बेहद आम बात है कि फ्लू या बीमारी होने पर डॉक्टर को दिखाया ही जाता है। सरकार की तरफ से उनके निधन पर 2 सप्ताह के शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। उनके निधन के बाद सरकारी टीवी चैनल पर धार्मिक गीत दिखाए गए और शोक मनाया गया। उनके निधन की घोषणा करते हुए हासन ने राष्ट्रपति जॉन को एक बहादुर नेता बताया। उन्होंने इसे राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने दर ए सलाम के अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि तंजानिया के इतिहास में वो पहले ऐसे राष्ट्रपति है जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ है। देश में कोरोना की नई लहर की बलवती होती आशंकाओं के बीच कोविड-19 प्रोटोकॉल को न मानने वाले यात्रियों को सफर पर जाने से रोक दिया गया। भारतीय विमानन नियामक ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। डीजीसीए ने बताया कि एयर इंडिगो और एशिया के एयरलाइंस ने 7 यात्रियों को सफर पर जाने से रोक दिया क्योंकि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। 13 मार्च को डीजीसीए ने गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा गया था कि यात्रियों को सफर पर जाने से रोक दिया जाएगा यदि उड़ान के दौरान फ्लाइट में उचित तरीके से मास्क नहीं पहनेंगे या फिर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे। इससे पहले डीजीसीए ने कहा कि फरवरी 2021 में लगभग 78.27 लाख घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36% 71% कम है। डीजीसीए के अनुसार जनवरी में देश के भीतर 77.34 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की। डीजीसीए के द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार इंडिगो ने फरवरी में 42.38 लाख यात्रियों को लेकर हवाई यात्रा की, जो कुल घरेलू बाजार का 54.2% हिस्सा है। स्पाइस जेट ने कुल 9.62 लाख यात्रियों के साथ उड़ानें भरी, जो कुल बाजार का 12.3% हिस्सा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर बमबारी की खबर सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को काबुल में एक सरकारी बस को निशाना बनाते हुए सड़क किनारे लगे बम से धमाका कर दिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हुए। काबुल के पुलिस प्रवक्ता ने हताहत लोगों के आंकड़ों की पुष्टि की, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी है। गुरुवार को काबुल में एक सरकारी बस को निशाना बनाते हुए सड़क किनारे लगे बम से धमाका कर दिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए। काबुल के पुलिस प्रवक्ता ने हताहत लोगों के आंकड़े की पुष्टि की। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि बस अफगान सरकारी कर्मचारियों को ले जा रही थी। बता दें कि हमला तब हुआ जब अफगान सरकार, तालिबान और संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सहित प्रमुख देश अफगान शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा में कमी लाने के लिए मॉस्को में इकट्ठा हुए थे। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि युद्धग्रस्त देश में हर महीने विस्फोटकों से औसतन 120 अफगानी मारे जाते हैं या बुरी तरीके से घायल होते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जहां उन्हें अपना पूरा जीवन दिव्यांग बनकर गुजारना पड़ता है या फिर वे दिव्यांग बन जाते हैं। 2001 में यह आंकड़ा 40 था, जो अब 120 तक पहुंच गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी है। इससे पहली बार मंगल ग्रह पर ड्राइविंग करने का ऑडियो भेजा है।
अंतरिक्ष एजेंसी ने बुधवार को इसका एक 16 मिनट का ऑडियो जारी किया। इसमें मंगल की सतह पर रोवर के पहियों के चलने की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही है। बता दें कि मंगल ग्रह पर भेजा गया सबसे बड़े सबसे उन्नत रोवर परसिविरेंस 18 फरवरी को लैंड किया था। $2.7 अरब के इस मिशन का प्राथमिक मकसद इस बात का सबूत जुटाना है कि करीब 3 अरब साल पहले शायद मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीव पनपे हो, जब यह ग्रह ज्यादा गर्म, नम और संभवतः जीवन के ज्यादा अनुकूल थी। बता दें कि रोवर में 2 माइक्रोफोन है। एक ने पहले से ही हवा और रॉक जैम्पिंग लेजर की आवाज रिकॉर्ड कर ली है और दूसरे को लैंडिंग की आवाज रिकॉर्ड करना था। नासा के अनुसार दूसरे माइक ने रोवर के मंगल पर पहुंचने की कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन 4 मार्च को पहले टेस्ट ड्राइव को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहा। ड्राइविंग ऑडियो में खरोंच की आवाज सुनाई दे रही है। अब इंजीनियर इस आवाज के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रोवर में वेदर स्टेशन, 19 कैमरे और 2 माइक्रोफोन लगे हैं। इनकी मदद से नासा को स्पष्ट तस्वीरें मिलने की उम्मीद है। नासा इससे पहले मोबाइल साइंस व्हीकल मंगल पर भेज चुका है, लेकिन परसिविरेंस से ज्यादा बड़ा और परिष्कृत है। इसे मंगल की चट्टानों के नमूने एकत्र करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। भारत की स्टार महिला पहलवान बबीता और गीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि रितिका ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक रितिका को एक टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हार के बाद इतना बड़ा झटका लगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बता दें कि 27 वर्षीय रितिका स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हार गई थी। सूत्रों की माने तो रितिका ने अपने फूफा महावीर फोगाट के घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक रितिका महावीर फोगाट के यहाँ पर रहकर कुश्ती की ट्रेनिंग ले रही थी। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट में रितिका फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह टूर्नामेंट 12 से 14 मार्च के बीच भरतपुर में खेला गया। फाइनल मुकाबला 14 मार्च को खेला गया था, जहां रितिका को फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, रितिका फाइनल मुकाबले में केवल 1 पॉइंट से हार गई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर बड़ी सड़क दुर्घटना होने की खबर है। हरियाणा के गुड़गांव से पश्चिम बंगाल जा रही एक निजी बस खंदौली थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में तकरीबन 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 14 की हालत बेहद गंभीर है। मिली जानकारी के अनुसार गुड़गांव से एक निजी बस सवारियों को लेकर पश्चिम बंगाल जा रही थी। आगरा में खंदौली थाना क्षेत्र में यह यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि इस बस में करीब 100 से ज्यादा सवारियां बैठी हुई थी। इस हादसे में 30 सवारियों के घायल होने की खबर है। घायलों में 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस बस के बेकाबू होने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। एतमादपुर सर्किल की सीओ अर्चना सिंह ने मीडिया को बताया कि थाना खंदौली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस के पलटने की सूचना मिली थी। इसके बाद थाना खंदौली और थाना एतमादपुर के पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य करते हुए घायल लोगों को बस से बाहर निकाला। हादसे में 14 यात्रियों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बस में 100 के करीब सवारियां बैठी थी। हादसे में किसी की कोई मौत नहीं हुई है। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।